सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। YED के एडिटोरियल क्लास में, इस क्लास के अंदर द हिंदू के आर्टिकल्स एडिटोरियल्स आप मेरे साथ पढ़ते हो उस खास अंदाज में जिससे आपके दिमाग से ना केवल डर निकलता है इंग्लिश का, बल्कि आप अपना कॉन्फिडेंस भी गेन करते हो। आज सुबह के फर्स्ट वाले को लेंगे, अनप्लेजेंट स्पेक्टिकल इसका टाइटल है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में जो भी आप ग्रामर मेरे साथ सीखोगे ना और वोकैबुलरी सीखोगे, उस ग्रामर वोकैबुलरी का क्विज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन 5 क्वेश्चंस को आप पहले भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आते हैं तो, और अगर नहीं आते हैं तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, ग्रामर रूल्स को सीखने के बाद 5 क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी से आप सॉल्व करेंगे। लास्ट में लाइव करवाऊंगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फोकस बनाए रखना, बहुत कुछ है इसमें। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे अनप्लेजेंट स्पेक्टिकल। अब ये स्पेक्टिकल क्या होता है? इसका मतलब होता है नज़ारा। क्या होता है? नज़ारा, है ना। साइट बोल दो, ड्रामा बोल दो, डिस्प्ले बोल दो, सीन बोल दो, एग्जीबिशन बोल दो, इसको हम बोलते हैं नज़ारा। कह रहे एक बहुत ही खराब सा नज़ारा हमने देखा है, अनप्लेजेंट स्पेक्टिकल हमने देखा है। अनप्लेजेंट का मतलब होता है खराब, अगली, बहुत ही भद्दा। अब ये बात कहाँ हो रही है? ऑन AP CM's कंप्लेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। कह रहे हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश CM की कंप्लेंट पे, जो है खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के खिलाफ है। तो पहली बार ऐसा हुआ है जुडिशरी के खिलाफ एक सिटिंग जो है ना CM ने कंप्लेंट डाली है कि ये जुडिशरी थोड़ी सी बायस्ड है मेरे खिलाफ, है ना, ऐसा बोल के। चलिए टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं। उससे पहले डिक्शनरी का जादू आपको दिखाता हूं मैं। ये स्पेक्टिकल वर्ड है ना, स्पेक्टिकल, इसको मैंने स्पेक्टिकल को, ये तो नज़ारा बना दिया हमने, है ना। इसके अगर आगे S लगा दें, क्या लगा दें? S, तो ये क्या बन जाएगा? स्पेक्टिकल्स। अब ये स्पेक्टिकल्स वर्ड का मतलब बदल जाता है। इसका मतलब होता है चश्मे, जो आप पहनते हो ना आंखों में, उनको कहते हैं स्पेक्टिकल्स। तो अगर आप सिंगुलर फॉर्म में यूज कर रहे हो तो मतलब नज़ारा, और अगर प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हो तो मतलब है या तो नज़ारे या फिर चश्मे आपके, जो आप चश्मा पहनते हो, जो आप गॉगल्स यूज करते हो, है ना। खास करके वो वाले जो आपकी विजन की करेक्शन के काम आते हैं। तो याद रखें वर्ड का मतलब बदल जाता है S लगाने से। करे द टसल बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट इन आंध्र प्रदेश शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केलेट। करे जो टसल है, रस्साकशी है, जो खींचतान है, किस किस के बीच? एक तो स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा हाई कोर्ट। अच्छा, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, AP में। कह रहा ये जो टसल है ना, शुड नॉट बी अलाउड, इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, इसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और किस चीज़ की? एस्केलेट होने की, और ऊपर आने की, और ज़्यादा बढ़ने की। तो कह रहे जो भी खींचतान, टसल, जो भी रस्साकशी चल रही है वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ की हाई कोर्ट में, उसको हमें आगे बढ़ने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, यहीं पे उस पर स्टॉप लगा देनी चाहिए। समझ गए? टसल आपका सब्जेक्ट है, इसके सब सिनोनिम देख लेना। इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है स्कर्मिश और फ्री फॉर ऑल। ये स्कर्मिश जो है ना, आपने बहुत बार वर्ड देखा होगा LAC के ऊपर, स्कर्मिश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स, है ना। तो स्कर्मिश का मतलब क्या होता है? रस्साकशी। एकदम फुल ऑन वॉर नहीं होती है ये, इसमें सिर्फ खींचतान होती है इधर उधर से। फ्रे वर्ड होता है, ये भी अच्छा वर्ड है। और ये देखना फ्री फॉर ऑल, इसका मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर आदमी अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए फ्री है ना। फ्री फॉर ऑल बोलते हैं इसको। तो ये सब्जेक्ट है आपका, शुड नॉट बी अलाउड आपकी वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब ग्रीन और पिंक हर रोज की तरह मार्क्ड है। फायदा उठाएं इसका। जैसे ही आपको मालूम चलने लगेगा ना सब्जेक्ट वर्ब, सेंटेंस खुल के आपके सामने आने लगेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब मैंने मार्क किए हुए हैं, इसका फायदा उठाएं। चलिए आगे बढ़े। चलो एक समरी दे देता हूं मैं आपको किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि आंध्र प्रदेश के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जो जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने क्या बोला है अपने बोबडे साहब जो है ना चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये बोला है कि भाई हमारा जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश का, वो बिल्कुल भी हमारे सपोर्ट में नहीं है, बल्कि हमारे खिलाफ है। तो वो ऐसे निर्णय देता है, ऐसे फैसले देता है जो कि मेरे पॉलिटिकल राइवल चंद्रबाबू नायडू के, है ना, जो हक में होते हैं। तो इसका कहना है कि मेरे खिलाफ जो है ना थोड़ा पक्षपात हो रहा है, आप इस मामले की छानबीन करें। अब ये मामला इतना बढ़ गया है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस के ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस को भी है ना बीच में घसीट लिया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना आगे तक जुडिशरी पे किसी ने सवाल उठाए, और उठाने वाला कौन है? एक अपना सिटिंग CM। कह रहा है अब ये चीफ जस्टिस साहब जो है बोबडे साहब फंस गए हैं बीच में,
ना तो ये इसकी साइड ले सकते ना उसकी साइड ले सकते, अब इनको सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी। और कहने का इसका मतलब ये है कि इस पूरे मामले को यहीं दबा देना चाहिए, इसको एस्केलेट होने देना नहीं चाहिए, यहीं पे इसका सोल्यूशन ला करके, ताकि वर्ल्ड में अपनी किरकिरी ना हो कि हमारी जुडिशरी पे सवाल उठ रहे हैं, ऐसा पूरी दुनिया में ना दिखे। ठीक है ना, तो ये इसकी आज की समरी है। आज की टोन है डिस्गस्टेड या रिपेल्ड। जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हेट करने लगते हो ना, आप बोलते हो यार ये छी, तो वैसा वाला ये वाला ना, ये कह रहे छी ऐसा काम हो रहा है, तो डिस्गस्टेड या रिपेल्ड, आप ऐसा इसकी टोन को बोल सकते हैं। शुरू करने वाला हूँ, उससे पहले मेंबर स्पेशल वीडियो मैंने डाल दी है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है नोटिफिकेशंस की, कुछ लोगों के पास आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास नहीं आ रहे हैं। अगर आप मेंबर हैं तो पीओ की भी डाल दी है और जो है ना एसएससी सीजीएल की भी डाल दी है, दोनों का अगला पार्ट आ चुका है, जाकर के चेकआउट करें। मेंबर बनने के लिए, एसएससी और बैंक्स की प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबर बन सकते हैं। एक वीडियो प्ले होती है, उसमें आपको सब कुछ समझाया गया है। शुरू करें। करे द सडन एस्केलेशन of an ongoing tussle between the judiciary and the ruling YSR Congress party in Andhra Pradesh makes for an unpleasant spectacle। कह रहा है अचानक से आई हुई जो एस्केलेशन है, सडन एस्केलेशन है। एस्केलेशन मतलब किसी चीज का एस्केलेट हो जाना, ऊपर आ जाना। तो कह रहा है अचानक से जो बढ़ने का काम है, ऊपर आने का काम है, और किसका? उस ऑन गोइंग टसल का, उस खींचतान का, रस्साकशी का जो ऑन गोइंग है, अभी भी जारी है प्रेजेंट में। किन के बीच में? एक तो न्यायपालिका के बीच में, जुडिशरी के बीच में, और दूसरा जो रूल करने वाली YSR कांग्रेस पार्टी है, इनके बीच में। अच्छा, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कह रहा है ये जो एस्केलेशन है ना, ये जो सब्जेक्ट भी है हमारे सेंटेंस का, ये मेक फॉर करता है, ये प्रोड्यूस करता है, ये ब्रिंग करता है, लेकर के आता है एक बहुत ही खराब अनप्लेजेंट से स्पेक्टिकल को, एक नज़ारे को। समझे सेंटेंस को? तो कह रहा है ये अचानक से जो टसल बढ़ गई है ना, एस्केलेशन है, ये हमारे लिए लेकर के आता है एक खराब, बद्दे और अगली स्पेक्टिकल को, साइट को और नज़ारे को। सेंटेंस का सब्जेक्ट एस्केलेशन, सेंटेंस की वर्ब मेक फॉर। मेक फॉर एक फ्रेजल वर्ब होती है, प्रोड्यूस, ब्रिंग और अशर इन, है ना, इसके तीनों मतलब होते हैं। मेक फॉर मतलब किसी चीज को अरेंज करना, लेकर के आना, पैदा करना या प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, मेक फॉर। आज मेरी इच्छा थी मेक से बनने वाली सभी फ्रेजल वर्ब्स करवा दूं, पर आज एक दिन का गैप दे देते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से फ्रेजल वर्ब्स की बहुत बड़ी डोज हो रही है आपको। तो कल करवाऊंगा किसी वर्ड पे 5, 7, 10 एक साथ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द लिमिट्स ऑफ प्रोप्राइटी आर बीइंग स्ट्रेस्ड एज द एलिगेशंस बीइंग बैंडिड अबाउट हैव टेकन डिस्टिंक्टली पॉलिटिकल ओवरटोन्स। कह रहे जो लिमिट्स हैं, जो सीमाएं हैं प्रोप्राइटी की, डिसेंसी की, शिष्टता की, तो कह रहे शिष्टता की, डिसेंसी की, प्रोप्राइटी की सीमाओं को स्ट्रेच किया जा रहा है, इनको खींचा जा रहा है ना, दबाव पड़ रहा है जो अपनी डिसेंसी की लिमिट्स पे। कह रहे कैसे पड़ रहा है? कह रहे जैसे ही जो एलिगेशंस हैं, जो सारे के सारे आरोप हैं, जिनको बैंडेड अबाउट किया जा रहा है, जिनको डिस्कस किया जा रहा है, कह रहे उन्होंने ले लिया है, हैव टेकन, और क्या ले लिया है? एक अलग ही पॉलिटिकल ओवरटोन को, एक अलग टाइप की सियासी इशारों को। समझो सेंटेंस को। शिष्टता की सारी सीमाएं, हदें पार हो चुकी हैं, स्ट्रेच हो चुकी हैं, उनको खींचा जा चुका है, क्योंकि ऐसे ऐसे आरोप मढ़े जा रहे हैं एक दूसरे पे, बैंडी अबाउट हो रहे हैं, जिनको सियासी अमली जामा पहना दिया गया है। अब पॉलिटिकल ओवरटोन्स मिल गई है ना। तो ये मामला जो कि खाली पक्षपात से रिलेटेड था, आज की डेट में ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गया है। ऐसी शिष्टता की सीमाएं खींच दी गई हैं। अब आ जाओ वर्ड्स देखने वाले। सेंटेंस का सब्जेक्ट है लिमिट, वर्ब है आर बीइंग स्ट्रेस्ड, है ना, लिमिट्स की वर्ब है आर बीइंग स्ट्रेस्ड, एलिगेशंस की है हैव टेकन। तो सबसे पहला काम तो आपको इन दोनों चीजों को पकड़ना था, है ना, इन चार जो है सब्जेक्ट वर्ब्स को। अब ये वर्ड देखते हैं, प्रोप्राइटी क्या होता है। योर क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रॉपर और डिसेंट इज कॉल्ड प्रोप्राइटी। समझ गए ना, आपके सही होने की क्वालिटी ही आपकी प्रोप्राइटी है। तो इसको डिसेंसी भी बोला जाता है, एक नाउन है। अच्छा, बैंडी अबाउट क्या होता है? देखो, एक वर्ब होती है बैंडी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैंडिट, थर्ड फॉर्म होती है बैंडिट। इससे एक फ्रेजल वर्ब बनती है बैंडिड अबाउट, है ना, बैंडिड अबाउट। इसका मतलब होता है, बैंडी वर्ब का मतलब होता है किसी को डिस्कस करना। तो बैंडिड अबाउट मतलब फ्रेजल वर्ब का किसी चीज का डिस्कस होना, और कैसा? लाइटली, मतलब सब जगह डिस्कस हो रही है थोड़ी बहुत, है ना, सबकी जुबान पे है, तो वो बैंडिड अबाउट होती है। इसको मैंने यूज भी करके दिखाया आपको 2 सेंटेंसेस में। एक सेंटेंस आपको बता देता हूं। हिज नेम वॉज बैंडिड अबाउट, वॉज बीइंग बैंडिड अबाउट एज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। उसका नाम उछला जा रहा है, उछाला जा रहा है, या डिस्कस हो रहा है, या फेंका जा रहा है
एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। तो जहां भी प्राइम मिनिस्टर की बात होती है, आने वाले प्राइम मिनिस्टर की भाभी, तो उसका नाम बैंडिड अबाउट होता है, सबसे पहले उसका नाम ही डिस्कस होता है। समझ गए ना, हर आदमी की जुबान पे उसी का नाम है कि यही हो सकता है हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर बने। वैसे ही द स्टोरीज बीइंग बैंडिड अबाउट आर कंप्लीटली फॉल्स। जो कहानियां डिस्कस हो रही हैं, हर तरफ फैल रही हैं, वो बिल्कुल फॉल्स हैं। दोज बैंडिड अबाउट स्टोरीज आर कंप्लीटली फॉल्स। समझ गए ना, तो ऐसे बैंडिड अबाउट नाम की फ्रेजल वर्ब को यूज करें, जो भी चीज डिस्कस हो रही है उसके लिए आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरटोन होती है गुपचुप हिंट्स, है ना, इनडायरेक्ट हिंट्स को बोलते हैं ओवरटोन्स। तो अपने पास पॉलिटिकली इनडायरेक्ट हिंट्स आ रही हैं अपने पास, है ना, डायरेक्टली नहीं आ रही, इनडायरेक्ट। चलो आगे बढ़े। करो विद द सीएम वाई एस जगमोहन रेड्डी राइटिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे कंप्लेनिंग अबाउट allegedly hostile attitude of Andhra Pradesh High Court against him and his government, and making public details of the letter that contains explosive allegation against a serving Supreme Court judge. The conflict is embarrassingly out in the open. आप बोलोगे सर ये इतना लंबा सेंटेंस कैसे पढ़ा जाए? अब इसका तरीका देखो, इसमें देखने वाली चीज क्या थी, ये यहां से द कॉन्फ्लिक्ट इज एम्बेरेसिंगली आउट इन ओपन। पहले सबसे पहले इसको पढ़ लो आप, फिर सेंटेंस आपको समझ में आएगा, है ना, सब्जेक्ट वो पकड़ लो। कह रहे जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो आउट है, बाहर है, इन द ओपन, खुले के अंदर। ये जो लड़ाई है शर्मनाक तौर पे सबके सामने है, ओपन के अंदर। अब ये देखो ओपन के अंदर कैसे है, अब ये इसमें बताया गया है ना। अब देखो कह रहा है विद के साथ ही सीएम साहब जिनका नाम है ये, इनके लिखने के साथ ही, और किसको लिखने के साथ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के। अच्छा जस्टिस कौन है, नाउन इन अपोजिशन में एस ए बोबडे। अच्छा इनको क्या लिखा गया, कह रहे कंप्लेन करते हुए अबाउट, बारे में, उस कथित तौर पे खराब एटीट्यूड के आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के इस आदमी के जगमोहन रेड्डी के खिलाफ और इसकी सरकार के खिलाफ। कह रहे एक तो इस काम के होने के साथ ही, अच्छा दूसरा काम कौन सा, और मेक करते हुए पब्लिक, सबको बताते हुए डिटेल्स, मेक पब्लिक करते हुए डिटेल्स को उस लेटर की, जो रखता है, कंडेन करता है बहुत ही एक्सप्लोसिव एलिगेशंस, बहुत ही विस्फोटक आरोपों को, और किसके खिलाफ, एक सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ। तो कह रहा है इन दोनों चीजों के पब्लिक में आने के साथ ही इसने एक लेटर लिखा सीजीआई को, जिसमें बताया कि आंध्र प्रदेश वाले हैं जो हाई कोर्ट वाले हमारे खिलाफ पक्षपात कर रहे हैं, और उसी लेटर में इन्होंने ये भी बताया था कि आपके सुप्रीम कोर्ट की जज भी इसमें शामिल है। ये लेटर भी बाहर आ गया, सारी चीजें जो है पब्लिक में आ गई। तो कह रहे ये सब चीजों के सबके सामने आने के साथ ही अब ये कॉन्फ्लिक्ट खुले में है, सबके सामने शर्मनाक तरीके से। समझ के सेंटेंस को, देखने वाली चीज हॉस्टाइल एक वर्ड है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है खराब, है ना, अनफेवरेबल बोल दो, एडवर्स बोल दो, हर वो चीज हॉस्टाइल है जो आपके पक्ष में नहीं है। द चाइनीज हैव अ हॉस्टाइल बिहेवियर टुवर्ड्स इंडियंस एट द LAC। चाइनीज लोगों का बहुत ही खराब बिहेवियर है इंडियंस के लिए LAC पे, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखने वाला और कुछ है क्या, नहीं है, आ जाओ। देखो जिन सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ इसने लिखा है वो अगले सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं मिस्टर रमन, है ना, तो उनके खिलाफ इसने पहले से ही उनका जो है काम जो है इनका शुरू कर दिया इसका, ताकि वो बन ही ना पाए। कह रहा मीनवाइल द हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द CBI टू टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द रजिस्ट्रीज कंप्लेंट्स अगेंस्ट allegedly defamatory, inciting and derogatory social media posts against the judiciary as well as individual judges, and to examine whether these attacks were part of a larger conspiracy। अब देखो हाई कोर्ट ने क्या किया, कह रहे इसी बीच हाई कोर्ट जो है ना जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है उसने डायरेक्ट कर दिया है CBI को कि वो अपने दायरे में ले ले, टेक ओवर कर ले उस इन्वेस्टिगेशन को। और किसके अंदर, रजिस्ट्री की कंप्लेंट्स के अंदर, है ना, कोई रजिस्ट्री आई है, कोई डाक आई है, उसमें जो कंप्लेंट्स आई हैं उसके अंदर। अच्छा किसके खिलाफ, अगेंस्ट एलिजिडली, कथित तौर पे बहुत ही डिफेम करने वाली, बहुत ही बदनाम करने वाली, भड़काऊ इंसाइट करने वाली और डिरेगेटली कीचड़ उछालने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पे। तो हाई कोर्ट ने बोला है कि CBI को कि तुम ऐसी जो खराब खराब पोस्ट है ना हमारे खिलाफ, इनको आप जो है इन्वेस्टिगेट करो। अच्छा किसके खिलाफ थी पोस्ट, अगेंस्ट द जुडिशरी, एक तो न्यायपालिका के कोर्ट के खिलाफ थी, एज वेल एज साथ ही साथ इंडिविजुअल जजेस के खिलाफ थी। अच्छा क्यों थी ये, क्यों किया, कह रहे एग्जामिन करने के लिए कहा है ये कि हाँ के ना, वेदर हाँ के ना, ये जो सारे अटैक्स हैं ये थे एक हिस्सा बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के,
बहुत बड़े षड्यंत्र के। तो कह रहे आप चेक करो ये सारी पोस्ट जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के खिलाफ हैं, कहीं ये ऐसा तो नहीं है जजेस के खिलाफ ये सारी की सारी पोस्ट एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, सारा प्लान बना करके इन पोस्ट को सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है। तो ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है सीबीआई को, आप टेक ओवर करके इन्वेस्टिगेट करो। देखने वाली चीजें देख लेते हैं। डेफेमेटरी, जिसमें डी फेम हो, फेम मतलब नाम, डिफेम मतलब बदनामी। तो नाउन तो है डिफेम, ये एक्चुअल में वर्ब है। डिफेम जो है ना, किसी की वर्ब भी है और नाउन भी है, दोनों ही मान लो आप। इसी से हमने डेफेमेटरी नाम का एडजेक्टिव बना दिया जो कि बदनामी करे, है ना, जो कि आपको बदनाम करने वाला हो। तो इसके लिए अपने पास सिनोनिम्स क्या होंगे? इंसल्टिंग, डिरोगेटरी और डिस्पैरेजिंग। तीनों का मतलब है कीचड़ उछालने वाली कोई चीज। तो डेफेमेटरी का सिनोनिम है डिरोगेटरी और इंसाइटिंग, है ना। इंसाइटिंग मतलब भड़काने वाला, टेक ओवर करना मतलब अपने नीचे लेना, अपने दायरे में लेना। कॉन्स्पिरेसी मतलब एक प्लान, है ना, एक स्कीम, एक षड्यंत्र। इसके षड्यंत्र का वर्ड है एक बहुत बढ़िया सिनोनिम, कबल। नया वर्ड है शायद आपके लिए। कबल का मतलब क्या होता है? एक कॉन्स्पिरेसी। ये कनाइवेंस और कल्यूजन तो कई बार आ चुके हैं, है ना। इन्वेस्टिगेशन एक नाउन है, इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है। इन्वेस्टिगेट वर्ब के बाद इनटू नहीं आता, इन्वेस्टिगेशन नाउन के बाद इनटू आ जाता है। जैसे बोला हमने सीबीआई इज टू इन्वेस्टिगेट द केस। अब यहाँ पे इज टू इन्वेस्टिगेट, ये इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है, इनटू मत लगाना, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू आप लगा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। कह रहे द सीएम alleges that the High Court is being controlled by loyalists of his predecessor in office and political rival N. Chandrababu Naidu, and has passed a slew of orders against his regime and its actions. कह रहे जो सीएम साहब ने अलर्ज करते हैं, ये इनका ऐसा आरोप लगाना है, इनका ऐसा कहना है कि जो हाई कोर्ट है ना, वो कंट्रोल की जा रही है लॉयलिस्ट के द्वारा, भक्तों के द्वारा, उसके प्रेडेसेसर के। प्रेडेसेसर का मतलब होता है इनसे पहले जो बैठे थे गद्दी के ऊपर। तो जो भी बंदा इनसे पहले बैठा था, उनके जो लॉयलिस्ट थे, उनके जो वफादार थे, उनके द्वारा हाई कोर्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, पीएम साहब का, सीएम साहब का ऐसा कहना है। और देखो ये प्रेडेसेसर कौन था? ये था ऑफिस के अंदर इस कुर्सी पे, और यही प्रेडेसेसर पॉलिटिकल राइवल भी है, सियासी दुश्मन भी है इनका, जिसका नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो ऐसा इनका अलेज करना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या अलेज करते हैं कि यही हाई कोर्ट जो है ना, जो कंट्रोल की जा रही है, यही हाई कोर्ट ने पास किया है बहुत सारी एक ढेरी को, एक स्ल्यू को ऑर्डर्स की, जो है फैसलों की, इसके प्रशासन के खिलाफ और इसके प्रशासन के एक्शंस के, इसके कारनामों के खिलाफ। तो ये सीएम साहब का कहना है। हाई कोर्ट को कंट्रोल कर रहा है चंद्रबाबू नायडू के वफादार, और यही हाई कोर्ट हमारे जो ऑर्डर्स हैं और हमारा जो रिजीम है उससे खिलाफ जो है बहुत सारे एक ढेरी ऑफ ऑर्डर्स लेकर के आया है, हमारे खिलाफ बहुत सारे ऑर्डर पास कर रहा है। समझ गए सेंटेंस को? सीएम की वर्ब अलेजिस, हाई कोर्ट की वर्ब इज बीइंग कंट्रोल्ड और हैज पास्ड। अब देखने वाली चीजें देखो इस सेंटेंस में। प्रेडेसेसर मतलब एक वर्ड होता है सक्सेसर, इसका मतलब होता है आपका वारिस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर, है ना, एयर। इसमें एच साइलेंट होता है। तो ये होता है आपका एयर मतलब वारिस। अब अगर सक्सेसर के आगे प्री लगा दूं तो बन जाएगा एंसेस्टर या प्रेडेसेसर। समझ गए ना, मतलब आपका पूर्वज, एंसेस्टर या प्रेडेसेसर। अच्छा, रिजीम होता है प्रशासन और रिजीम होता है एक सिस्टमेटिक प्लान। दोनों वर्ड्स मैंने आपको खबरी पे करवाए हैं, रिजीम वर्ड को पोस्टमार्टम करके, अगर आपने याद किया हो तो। जैसे मैं बोल दूं ना, डॉक्टर एडवाइज्ड मी अ स्ट्रिक्ट डाइट रिजीम। डॉक्टर साहब ने मुझे एडवाइस किया एक बहुत ही कड़ा डाइट का रिजीम, सुबह ये खाओगे, शाम को ये खाओगे। तब यहाँ पे रिजीम का मतलब है एक सिस्टमेटिक प्लान, है ना, एक सिस्टमेटिक प्लान। और दूसरा क्या भाई, रिजीम ऑफ सद्दाम हुसैन वाज, या यू लिख दूं collapsed आफ्टर यूएसए वेज्ड अ वॉर इन इराक। तो रिजीम था जो सद्दाम हुसैन का कोलैप्स कर गया, प्रशासन गिर गया जब अमेरिका ने शुरू कर दी एक वॉर को इराक के अंदर। तो ऐसे रिजीम वर्ड दोनों काम करता है। खबरी बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, सारे वर्ड्स का पोस्टमार्टम वहां मैं आपको करवा रहा हूं। फायदा उठाएं खबरी ऐप का, यही लिंक रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलिए आगे बढ़े। स्लू का मतलब होता है ढेरी, हीप बोल दो, बंच बोल दो, रीम बोल दो, है ना, प्लेंटी बोल दो, ये सबके सब ढेरी के सिनोनिम्स है। कह रहे द हाई कोर्ट, द पिटिशनर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड आर्ग्यूज that not only is the state police reluctant to take action against those carrying on an online campaign against the court, but it is actively pursuing complaints of similar offences against Mr. Jagan Mohan and arresting the
प्रेपरेटर्स। अब बताएगा हाईकोर्ट का क्या कहना है। कह रहा है जो हाईकोर्ट है ना, जो याचिका करता है पिटिशनर है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से। देखो हाईकोर्ट के खिलाफ जगन मोहन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला है, ऐसा समझो, तो हाईकोर्ट अपना केस भी तो लड़ेगी ना। तो हाईकोर्ट का क्या कहना है, कह रहा है वो आर्ग्यू करती है कहती है ये, कह रहा है ना महज जो स्टेट पुलिस है बिल्कुल भी तैयार नहीं है एक्शन लेने के लिए उन लोगों के खिलाफ जो कैरी कर रहे हैं एक ऑनलाइन कैंपेन को, है ना, जो एक ऑनलाइन अभियान को बना रहे हैं, और किसके खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ। तो हाईकोर्ट कहना ना केवल वहां की पुलिस आंध्र प्रदेश की कोर्ट के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन करने वालों को पकड़ने को जो है अनिच्छुक है, कह रहा बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि साथ ही साथ क्या कह रहा है, ये जो है ना हाईकोर्ट ये एक्टिवली परस्यू कर रही है ऐसे ही ऑफेंसेस की ये छानबीन कर रही है जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ, है ना, और अरेस्ट कर रही है उन प्रेपरेटर्स को, हिरासत में ले रही है उन गुनहगारों को। हाईकोर्ट का ये कहना है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए एक्चुअल में हम कर रहे हैं, पुलिस तो किसी को भी पकड़ने को तैयार नहीं है, सब जगन मोहन के पीछे चली हुई है, पुलिस हमारी बात नहीं मानती है, और हम जो है जगन मोहन के खिलाफ बहुत सारे केस चल रहे हैं उनको सुनवाई करते हैं और पकड़ रहे हैं बहुत सारे प्रेपरेटर्स को। इस वजह से जगन मोहन हमसे नाराज होकर के सुप्रीम कोर्ट में गया है हमारे खिलाफ केस डालने। समझ गए सेंटेंस को। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का केस चलता है, बहुत पुराना केस है, 15 साल। इस चक्कर के अंदर ये 1.5 साल जेल में भी रह करके आया है। ये आज का सीएम है आंध्र प्रदेश का, तो इसका आज भी वो केस चालू हुआ हाई कोर्ट में। इसको डर लगता है कहीं ये केस जो है इसमें मुझे सजा ना हो जाए। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीजें देखते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट है। पहले वर्ड्स देख लेना, है ना। प्रेपरेटर मतलब रॉन्ग डूअर होता है, कल्प्रिट होता है, मिसक्रेंट होता है, ऑफेंडर होता है, मतलब जो आदमी गलत काम करे दैट इज कॉल्ड प्रेपरेटर, है ना, परपेट्रेटर। चलो और देखने वाली वर्ड्स, परस्यू करना, किसी का पीछा करना, एक्टिवली चेज करना। अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला अपना आज का ग्रामर कॉन्सेप्ट है, उस पर नजर मारते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप इन 4 सेंटेंस को देखोगे तो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। आप इन चारों सेंटेंस को सही करके मुझे दिखा दो, अभी इन सेंटेंस को सही करोगे ना आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा। चलो, बहुत ही कंफ्यूजिंग, निहायत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है ये, पर मैं फॉर्मूला से करवाता हूं तो इसमें गलती होने का कोई चांस नहीं है अगर आप फॉर्मूला को फॉलो करो। फॉर्मूला ये कहता है जो नॉट ओनली के बाद आ रहा है वही बट ऑल्सो के बाद में आना चाहिए। पहला फॉर्मूला तो ये। फॉर्मूला नंबर 2 क्या, जो नॉट ओनली से पहले आ रहा है, जो नॉट ओनली से पहले आ रहा है, जो नॉट ओनली से पहले आ रहा है वही बट ऑल्सो के बाद में भी हिडन है। समझ गए मेरी बात को। जो नॉट ओनली से पहले आ रहा है बट ऑल्सो के बाद में वो हिडन है, और जो नॉट ओनली के बाद आ रहा है सीधे सीधे बट ऑल्सो के बाद वैसा ही पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। अब देखो, ही इज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो इज अ म्यूजिशियन। इसका मतलब क्या है, मतलब निकालो। ना महज वो एक राइटर है बल्कि एक म्यूजिशियन भी है। ना महज वो एक राइटर है बल्कि एक म्यूजिशियन भी है। अगर इस सेंटेंस को मैं पूरा खोल दूं ना तो ही इज को उठा लो और बट ऑल्सो के बाद रख दो। अब ये ही इज आप अंडरस्टूड मानेंगे, समझ रहे हो ना, ये है नहीं यहाँ पे, मतलब दिख नहीं रहा आपको, अंडरस्टूड है अपने मीनिंग से और ग्रामर के हिसाब से। अब इस सेंटेंस को पढ़ डालो, ही इज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो ही इज अ म्यूजिशियन। क्या हुआ, गलती ये हुई सर, इज 2 बार आ गया। अब मतलब क्या है इसका, इज 2 बार आ गया तो मतलब इस इज को हम निकाल देते हैं, इसको तो रखना ही पड़ेगा, है ना, या तो इसको निकाल दो या इसको निकाल दो, ऐसा समझो, या तो इसको निकाल दो या इसको निकाल दो, तो इसको मैं निकाल देता हूं, ठीक है। अब कैसे बनेगा, ही इज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो अ म्यूजिशियन। अब इस ही इसको बीच में जो अंडरस्टूड है मैं यहां से गायब कर रहा हूं, समझ गए ना, गायब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसको लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है आपको। अब देखो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो अ म्यूजिशियन। अब देखो, नॉट ओनली के बाद अ राइटर नाम का नाउन आ रहा है, बट ऑल्सो के बाद भी अ म्यूजिशियन नाम का नाउन आ रहा है। फॉर्मूला फिट हो गया। तो आपको तरीका बताता हूं मैं कैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो की पोजीशन को आपको देखना है। आपको कैसे पता लगेगा बट ऑल्सो के बाद में आएगा इज या नहीं आएगा। आप जो पहले रखा है ना उसको अंडरस्टूड कर लें बट ऑल्सो के बाद, वो आपको वहीं पे बता देगा सही है गलत है। अगला देखो, ही नॉट ओनली राइट्स बुक्स बट ऑल्सो मैगजीन्स। वो ना केवल बुक्स को लिखता है बल्कि मैगजीन्स को भी लिखता है, ठीक है ना। गलती क्या है, इस ही को मैं उठा लेता हूं, नॉट ओनली से पहले क्या आ रहा है, ही आ रहा है, इस बट ऑल्सो के बाद में इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, ठीक। अब देखो सेंटेंस सही है तो सही है, नहीं तो सेंटेंस को अपने को सही करना पड़ेगा। ही नॉट ओनली राइट्स बुक्स बट ऑल्सो ही मैगजीन्स। ना केवल बुक्स जो राइट करता है बल्कि साथ ही साथ वो मैगजीन भी है। ही मैगजीन्स क्या होता है भाई, या तो लिखो ही राइट्स मैगजीन्स, है ना, कुछ ऐसा करो कि यहां पे ही को वर्ब मिले। समझ गए मेरी बात को, मतलब ये राइट्स है ना, ये राइट्स, इसको उठा करके नॉट ओनली से पहले लाऊंगा। जैसे ही यहां पे राइट्स आएगा तो यहां भी राइट्स आ जाएगा। अब बताओ सही है कि नहीं, ही राइट्स नॉट ओनली बुक्स
बट ऑल्सो ही राइट्स मैगजीन्स। समझ गए ना। अब ये ही राइट्स बीच में है नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंड किया था आपने चेक करने के लिए सेंटेंस को। अब ये सेंटेंस देखो क्या बना, ही राइट्स नॉट ओनली बुक्स बट ऑल्सो मैगजीन्स। अब नॉट ओनली के बाद बुक्स भी आ रहा है, यहाँ बट ऑल्सो के बाद मैगजीन्स भी आ रहा है, दोनों तरफ नाउन्स आ रहे हैं। समझ रहे होंगे आई थिंक। तीसरा देखो, ही राइट्स नॉट ओनली बुक्स बट ऑल्सो प्लेज गिटार। क्या करना है, ही राइट्स को उठाओ और बट ऑल्सो के बाद में रख दो, ठीक है ना। अब पढ़ो सेंटेंस को, ही राइट्स नॉट ओनली बुक्स बट ऑल्सो ही राइट्स प्लेज गिटार्स। अरे भाई गिटार को राइट करता है या प्ले करता है, दो दो चीजें हो गई। देखो गिटार को तो प्ले किया जाता है, मतलब ये राइट यहाँ पे गलत आया है, मतलब ये राइट यहाँ भी गलत है, इसी वजह से यहाँ पे आया है। इस राइट को उठाओ, नॉट ओनली के बाद रख दो। अब बताओ क्या आएगा, कैसे बनेगा सेंटेंस, ही नॉट ओनली राइट्स बुक्स बट ऑल्सो, अभी बीच वाला तो माना हुआ था ना, हम इसको निकाल देते हैं, बट ऑल्सो प्लेज गिटार्स। तो ना केवल वो किताबें लिखता है, साथ ही साथ गिटार भी बजाता है। अब देखो नॉट ओनली के बाद राइट्स नाम की वर्ब, बट ऑल्सो के बाद में प्लेज नाम की वर्ब। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। यहां भी वर्ब आ गई नॉट ओनली के बाद, यहां बट ऑल्सो के बाद में वो जो है वर्ब आ रही है। लास्ट वाला सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना, ही नॉट ओनली राइट्स बुक्स बट ऑल्सो हिज फादर वॉज अ राइटर, या यहां पे लिख दूं म्यूजिशियन लिख देता हूं। ना केवल वो किताबें लिखता है बल्कि उसके पापा भी एक म्यूजिशियन थे। क्या करूं, यहां पे ही को उठाता हूं, ही को यहां से उठा के बट ऑल्सो के बाद में यहां पे छुपा देता हूं, ठीक है ना। मान लेता हूं सही होगा ये, ही नॉट ओनली राइट्स बुक्स बट ऑल्सो ही हिज फादर वॉज ए म्यूजिशियन। अरे उसके फादर म्यूजिशियन थे या वो म्यूजिशियन था, फादर म्यूजिशियन थे, तो ये ही यहाँ पे गलत आ रहा है, मतलब ही यहाँ भी गलत आ रहा है। इस ही को उठा देना पड़ेगा, नॉट ओनली के बाद रख देंगे। अब देखो नॉट ओनली से सेंटेंस आपका शुरू होगा, समझ गए ना क्यों शुरू हो रहा है सेंटेंस नॉट ओनली से, क्योंकि इन तीनों सेंटेंस के अंदर सिर्फ दोनों तरफ जो है ना ही की बात ही हो रही थी। यहाँ किताब ही लिखता था, राइटर ही था और म्यूजिशियन भी ही था। यहाँ ही बुक लिखता था, यहाँ ही वही मैगजीन लिखता था। यहाँ पे भी ही राइट करता था बुक को और गिटार को प्ले करता था। लेकिन यहाँ पे राइट तो बुक ही करता है पर म्यूजिशियन ही का फादर है। समझ गए ना, सब्जेक्ट अलग अलग है। ऐसे केस के अंदर ही आपके शुरू में आ ही नहीं सकता, यहाँ पे आपको ही को हटाना पड़ेगा, इसलिए नॉट ओनली सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। अब देखो सेंटेंस क्या बनेगा, नॉट ओनली ही राइट्स बुक्स बट ऑल्सो हिज फादर वॉज ए म्यूजिशियन। समझ गए ना। अब यहां पे नॉट ओनली शुरू में आया, सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। यहां पे मैं लिखूंगा डज ही राइट बुक्स, है ना, इन्वर्जन करते हैं ना, आपको मालूम होगा जब भी नेगेटिव एडवर्ब शुरू में आती है। तो नॉट ओनली डज ही राइट बुक्स बट ऑल्सो हिज फादर वॉज ए म्यूजिशियन। तो इस तरीके से नॉट ओनली सेंटेंस के शुरू में भी आता है जब आपके पास सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हों। अब देखो ये इन्वर्जन मैंने ग्रामर सीरीज के पार्ट 22 या 23 में करवाया, मैं डाल भी देता हूं, तो वो इन्वर्जन आप वहां से जाकर के सीख लें। अब जैसे मैंने अभी ये किया तो कैसे किया ये आपको सीखना पड़ेगा, है ना, क्यों मैंने किया ये भी आपको सीखना पड़ेगा, वो मैं डाल देता हूं यहाँ, आराम से देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज के अंदर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, आपने जो भी मेरे साथ सीखा। बढ़े आगे, करे इट सेज मैनी ऑफ दोज पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अगेंस्ट द हाई कोर्ट जजेस आर फ्रॉम द YSR कांग्रेस। कह रहे ये कोर्ट ये भी कहती है कि बहुत सारी वो वाली पोस्ट जो कि सोशल मीडिया पे आई हैं खिलाफ हाई कोर्ट के, वो YSR कांग्रेस की ही हैं। हाई कोर्ट का कहना है कि ये YSR वाले हैं ना हमारे खिलाफ ही सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट डालते हैं। एक छोटा सा ग्रामर जो है ना रूल यहाँ पे और है, उसको भी अपने देख लेते हैं, ठीक है ना। दोस्त देख लो, आपको ये 4 सेंटेंस बता रहा हूं, इनमें दे, दोज और देम में से एक आएगा, ठीक है ना। वी मेट ऑल ऑफ देम, वी मेट ऑल ऑफ दे या वी मेट ऑल ऑफ दोज। ऐसे ही यहां भी और यहां भी और यहां भी, चारों सेंटेंस में एक बार आप कोशिश करो और देखो क्या लगना चाहिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चल, वी मेट ऑल ऑफ देम, सेंटेंस के अंदर ऑफ प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे तो हो नहीं सकता क्योंकि दे सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट होता है तो दे को निकाल दो। अच्छा, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देम हो सकता है और दोज भी हो सकता है, पर दोज तब होगा जब दोज हमारे, दोज का मतलब होता है दोज पीपल, दोस्त का मतलब होता है दोज पीपल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं दोज। दोस्त का मतलब होता है दोज पीपल। अब ये कौन से पीपल हैं, जब तक इसके आगे एक एडजेक्टिव क्लोज नहीं होगा ना तो दोस्त को हम यूज नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात को। दोस्त का मतलब होता है दोज पीपल, जब जब इसको हम एक प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है वो लोग। कौन से लोग, जब इसके आगे हम बताएंगे वो वाले उस खास टाइप के, तभी इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद तो कुछ आ नहीं रहा, सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो दोस्त को भी यहाँ यूज नहीं कर सकते। बचा क्या, वी मेट ऑल ऑफ देम। समझ गए ना। अगला देखो, We met all of they those them protesting against the management।
हम उनसे मिले, उन सब से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट के खिलाफ। अब देखो यहाँ पे दे तो आ नहीं सकता, ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में दे होता नहीं, दोज या देम में से एक आएगा। अब यहाँ पे देम भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रोनाउन यहाँ देना है जिसके बारे में ये एडजेक्टिव क्लोज है ना बताए। देखो हम उन लोगों से मिले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट के खिलाफ, ये प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मैनेजमेंट एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ये एडजेक्टिव फ्रेज सिर्फ और सिर्फ दोज को मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि दोज का मतलब होता है दोज पीपल। तो यहां पे मैं लगाऊंगा दोज। तीसरे में देखो, गॉड हेल्प्स दे देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। दे तो यहां आएगा नहीं, हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कभी भी दे बन ही नहीं सकता। प्रोनाउन वीडियो में आपने मेरे साथ सीखा है ना। अब या तो बनेगा देम या दोज। देम इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि बाद में एक एडजेक्टिव क्लोज आ रहा है, हु हेल्प देमसेल्व्स, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, तो मतलब यहां भी दोज ही आने वाला है। लास्ट देख लो, द सब्सिडी इज फॉर दे देम दोज डिप्राइव्ड ऑफ देयर जॉब्स पोस्ट लॉकडाउन। सब्सिडी उन लोगों के लिए जो कि नौकरियां खो चुके हैं लॉकडाउन के बाद। यहां भी दे नहीं आ सकता, और फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो दे तो हो नहीं सकता। दोज हो गए, देम होगा। देम होता अगर ये डिप्राइव्ड वाला फ्रेज ना होता, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, इस वजह से इस देम को ना लगा के मैं लगाऊंगा दोज को। सब्सिडी उन लोगों के लिए जिनको नौकरियां चली गई हैं लॉकडाउन के बाद। अब इस पूरे ग्रामर रूल की मॉरल क्या निकली, आप दोज तब यूज करेंगे जब आपके पास उसके बाद में एक एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज हो। समझ गए ना मेरी बात को, एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज हो तो दोज यूज किया जाएगा, अगर नहीं हो तो आप देम को यूज करेंगे, अगर किसी जो है ना प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके आपको किसी को यूज करना है। तो दे दोज देम में इस तरह से आप भेद कर सकते हैं, आपको इन तीनों में से एक को चूज करना होता है। ये भी ग्रामर कॉन्सेप्ट है अपना, आज का क्विज में यूज होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह द कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल एक्यूजेशंस दैट द हाई कोर्ट इज हॉस्टाइल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट द लेटर इज अबेटिंग अ पॉलिटिकल कैंपेन अगेंस्ट द जजेस। कह रहे जो पूरा झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये आधारित है इस म्यूचुअल एक्यूजेशन पे, ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली पे आधारित है, बेस्ड है। दैट वो ये कि जो हाई कोर्ट है ना वो बहुत ही अनफेवरेबल है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और जो बाद वाला है वो अबेट कर रहा है एक पॉलिटिकल कैंपेन को जजेस के खिलाफ। बाद वाला कौन है, देखो पहली तो है हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट है बाद वाली। तो कह रहे लेटर जो है ना बाद वाली वो अबेट कर रही है, वो भड़का रही है, वो असिस्ट कर रही है एक पॉलिटिकल कैंपेन को जजेस के खिलाफ। तो हाई कोर्ट बोल रही है ये हमारे खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हाई कोर्ट हमारे लिए अनफेवरेबल है, बहुत सारे डिसीजन देती है। इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। समझ गए ना, बहुत सिंपल सेंटेंस है। हॉस्टाइल के बाद में टू प्रपोजिशन फिक्स है। अबेट का करना मतलब किसी को उकसाना गलत काम करने के लिए, या किसी की हेल्प करना गलत काम के अंदर, तो आप अबेट को बोलते हैं कंडोन, इंसाइट या प्रोवोक, है ना, किसी को उकसाना या किसी को हेल्प करना किसी गलत काम को करने के लिए, अबेट। कह रहा इट इज डिस्टर्बिंग इनफ दैट सम जुडिशियल ऑर्डर्स आर सीन इन अ पॉलिटिकल लाइट और लेंड देमसेल्व्स टू सच एन इंटरप्रिटेशन। कह रहे बड़ी ही डिस्टर्बिंग बात है ये, बड़ी ही दिमाग को खराब करने वाली बात है। इनफ क्या कि कुछ जुडिशियल ऑर्डर्स जो हैं, कुछ जो है न्यायिक जो आदेश जो हैं उनको देखा जाता है सियासी लेंस से, पॉलिटिकल लाइट के अंदर, और ये अपने आप को लैंड करते हैं, ये अपने आप को सरेंडर कर देते हैं एक ऐसी इंटरप्रिटेशन के लिए, एक ऐसी व्याख्या के लिए। तो कह रहे बड़ी डिस्टर्बिंग बात है, कोर्ट के ऑर्डर्स को सियासी लेंस से देखा जाता है, पॉलिटिकल लाइट में देखा जाता है, और इसी की पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन भी कोर्ट के ऑर्डर्स की हो जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है अभी, बिल्कुल सिंपल आज के सेंटेंसेस हैं सेकंड पैराग्राफ के, जहां हार्ड होंगे वहां मैं रोक के बताऊंगा। कह रहा इट बिकम्स क्वाइट ऑमिनस इफ दीज चार्जेस गिव राइज टू ओपन थ्रेट्स एंड अब्यूज। कह रहे ये बहुत ही ऑमिनस बन जाता है, बहुत ही अपशकुना बन जाता है अगर ये चार्जेस राइज करते हैं, उठाव देते हैं, बढ़ाव देते हैं ओपन थ्रेट्स को, खुली धमकियों को, और अब्यूज को, गालियों को। तो अभी यही हो रहा है, जो वहां की पार्टी है वो खुली गालियां दे रही है कोर्ट को, और कोर्ट जो है पार्टी को दे रही है। तो कह रहा बड़ी अपशकुनी सी बात है एक गणतंत्र में, ये है ना, ऑमिनस बात है कि खुले में अब्यूज या गालियां और थ्रेट्स चल रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। ऑमिनस वर्ड को नोट करें, अपशकुन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको इनऑस्पिशियस भी बोल सकते हो और मिनेंसिंग भी बोल सकते हो, है ना, ऑमिनस, मिनेंसिंग और इनऑस्पिशियस। कह रहे द गवर्नमेंट हैज सॉट टू ईज द सिचुएशन बाय ऑफरिंग नो ऑब्जेक्शन टू द सीबीआई इंक्वायरी। अब जो सरकार है वो क्या कर रही है,
कह रहा उसने मांगा है ईज करना सिचुएशन को, उसने सॉर्ट किया है ईज करना सिचुएशन को, और कैसे, ऑफर करके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं सीबीआई की इंक्वायरी को। तो सरकार ने क्या बोला, सेंटर ने, भाई करवा लो सीबीआई की इंक्वायरी, है ना। सेंटर ने बीच में चाहा कि सिचुएशन ईज हो जाए, फटाफट सीबीआई की इंक्वायरी की इजाजत दे दी, बोला चलो इंक्वायरी करवा लेते हैं। सॉर्ट का मतलब किसी चीज को मांगना, परस्यू करना, पीछा करना या पाने की कोशिश करना। तो सेंटर कोशिश कर रही है कि ईज कर दे सिचुएशन को, आराम से जो है ना धीमा बना दे। कह रहा इट इज प्रेज्यूमेबली वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द सीएम्स अनयूजुअल मिसिव टू द सीजीआई, who in turn faces a dilemma as he cannot be seen as either ignoring a written complaint from an elected leader or giving undue credence to the charges from a disgruntled litigant। कह रहे ये जो है ना प्रेज्यूमेबली वेट कर रही है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो फंस गई ना बीच में। तो कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई की इंक्वायरी की तो हाँ भर दी, अब ये सपोजिटली या प्रेज्यूमेबली या परहैप्स शायद वेट कर रही है आउटकम का, नतीजे का, जो सीएम का बहुत ही अनयूजुअल मिसिव आया है ना, लेटर आया सीजीआई का। तो कह रहे देख रही है उस लेटर का क्या नतीजा निकलेगा, शायद उसी का वेट ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। कह रहा अब ये सीजीआई कौन है, जो कि इन टर्न, जो कि सब्सिक्वेंटली फेस करते हैं एक धर्म संकट को, डिलेमा को। कह रहा क्योंकि एज वो नहीं देखे जा सकते, ना तो इग्नोर करते हुए एक लिखित कंप्लेन को एक इलेक्टेड लीडर से, एक सीएम से, और ना ही वो देखे जा सकते हैं देते हुए बिना बात की भरोसेमंदी को उन चार्जेस पे जो एक चिड़े हुए लिटिगेंट से आए हैं, जो एक चिड़े हुए केस करने वाले से आए हैं, जगमोहन रेड्डी से आए हैं। तो अब जगमोहन रेड्डी की कंप्लेंट ने कोर्ट को, सीजीआई को फंसा दिया है। ना तो इस लेटर को फाड़ सकती है, एक बड़े सीएम ने लिखा है तो मानना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, और ना ही इस लेटर पे कोई कंप्लेंट पे कोई एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये लेटर लिखने वाला आदमी गुस्से के अंदर इस लेटर को लिख रहा है। समझ गए सेंटेंस को, वर्ड देखने वाले देखना। प्रेज्यूमेबली मतलब शायद, लाइकली, पॉसिबली, परहैप्स, है ना, एक एडवर्ब है, इसको एडवर्ब कर देता हूं मैं। अब देखो ये सारी चीजें मैं खुद लिखता हूं, कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। अब इतना कुछ एक आदमी खुद लिखेगा तो उसमें थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं। उसके बाद आप कमेंट से पूछते हो सर ये कौन सी डिक्शनरी है, हमें नाम बता दो इसका, देख लो कौन सी डिक्शनरी है ना, गलतियां करने वाली डिक्शनरी है। मिसिव का मतलब होता है नाउन, एक लेटर है, एक रिटन लेटर होता है, उसको कहते हैं मिसिव। अगर आप किसी को रिटन कंप्लेंट लिखेंगे, लेटर लिखेंगे तो वो मिसिव कहलाता है। डिलेमा होती है धर्म संकट, ना इधर के ना उधर के, इसके लिए एक सिनोनिम है क्वांट्री, बहुत अच्छा सिनोनिम है क्वांट्री। इन अ क्वांट्री, इन अ डिलेमा, एक ही बात है। अनड्यू मतलब जो ड्यू ना हो, जो जायज ना हो, अनड्यू मतलब नीडलेस हो, इम्प्रॉपर हो, एक एडजेक्टिव है। क्रेडेंस मतलब यकीन, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, है ना। डिसग्रंटेड मतलब गुस्से में आया हुआ, चिढ़ा हुआ, अनॉयड, इरिटेटेड, एडजेक्टिव है एक। इसके लिए एक वर्ड है टैकी, टैची। टैची वो होता है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, टैची की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने, देख लेता हूं मैं, चेक कर लेता हूं सही है, इसकी डिक्शनरी खराब है। तो टैची की स्पेलिंग होती है यही, है ना। इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा नखरेबाज हो, एकदम नखरे करे, उसको बोलते हैं अपने इंग्लिश में टैची। और लिटिगेंट होता है जो केस करे, लिटिगेशन करे। अच्छे अच्छे वर्ड्स आए हैं, सब नोट करना, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं। कह रहे द प्रॉब्लम इज दैट allegations of possible judicial bias which are difficult to establish are combined with those of misconduct a serious charge। कह रहा प्रॉब्लम ये है कि जो एलिगेशंस है ना, जो आरोप हैं पॉसिबल जुडिशियल बायस के, न्यायिक तौर पे पक्षपात के, जिनको इस्टेब्लिश करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जिनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। कह रहे इनको कंबाइन कर दिया गया है उनके साथ जो कि मिसकंडक्ट के हैं और सीरियस चार्जेस के भी हैं। तो प्रॉब्लम अब ये है, ना केवल जुडिशियल बायस के चार्ज लगे हैं, बल्कि मिसकंडक्ट के, मिसकंडक्ट यूं समझ लो करप्शन टाइप चीज है ना, करप्शन के और सीरियस चार्ज भी उसके अंदर घुसा दिए गए हैं। बायस मतलब होता है पक्षपात, और इसमें देखने वाला कुछ है नहीं। अब दोष के बाद में देखो, दोष कौन से हैं, मिसकंडक्ट वाले और सीरियस चार्ज वाले। तो एडजेक्टिव फ्रेज है ये, है ना, यूं समझ लें आप, एक पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इस वजह से यहाँ पे दोष लगाया, देम नहीं लगाया है। करेक्ट द राइट थिंग would probably be for the CGI to order an inquiry into letter in accordance with the apex court's internal procedure। कह रहा सही थिंग जो है ना, जो होगी probably, would probably be, वो होगी CGI के लिए कि वो ऑर्डर कर दे एक इंक्वायरी को उस लेटर के अंदर हिसाब से एपेक्स कोर्ट के इंटरनल प्रोसीजर के।
तो एपेक्स कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एक इंटरनल प्रोसीजर है, एक अंदरूनी कार्रवाई है, उसके अकॉर्डेंस में, उसके हिसाब से उस लेटर के ऊपर कार्रवाई शुरू करवा दे। कह रहा राइट थिंग जो है प्रोबेबली वुड बी, यहां पे बी जो है ना, बी ये भी आपकी वर्ब है, इसको भी मार्क कर देता हूं, वुड बी ऐसे आपकी वर्ब बनी हुई है। इन अकॉर्डेंस विद में इसका मतलब होता है के हिसाब से, इस पे गलती होती है, इसमें जनरली लोग लिखते हैं इन अकॉर्डेंस टू, तो इसके साथ में आप टू ना लगाएं, इन अकॉर्डेंस विद जो है ना वो राइट फ्रेज होता है, टू वाला फ्रेज जो है वो आप जनरली गलत देखेंगे। कह रहा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स इट मे एंड द रिकमेंडेशन। कह रहा बिना तवज्जो दिए इस बात को, रिगार्डलेस ऑफ यार इस इररिस्पेक्टिव ऑफ, है ना, कह रहा बिना तवज्जो दिए जो भी होता है व्हाट हैपन्स, चाहे जज साहब की गलती निकले, चाहे जगमोहन रेड्डी को पकड़ के अंदर डाल दें, कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो है ना जो ऊपर वाला काम है ये एंड कर देगा एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के काम को, रिक्रिमिनेशन को। देखिए क्रिमिनेट मतलब किसी को क्रिमिनल बनाना, री मतलब फिर से, इससे वर्ड बना दिया रिक्रिमिनेशन मतलब कीचड़ उछाला जाना। आप मेरे को क्रिमिनल बना रहे हो, मैं आपको क्रिमिनल बना रहा हूँ, आप मेरे पे आरोप डाल रहे हो, मैं आप पे आरोप डाल रहा हूँ, तो कह रहे कम से कम एक दूसरे पे कीचड़ उछलना बंद होगा अगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इंटरनल प्रोसीजर के हिसाब से लेटर को प्रोसेस करती है। कह रहे इंडिया कैन इल अफोर्ड अ पब्लिक परसेप्शन दैट जजेस हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉयल्टीज। कह रहे इंडिया बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इल अफोर्ड करेगी, बहुत ही खराब तरीके से सहेगी, कीमत चुकाएगी बहुत खराब, उस पब्लिक परसेप्शन का कि जजेस की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉयल्टीज होती हैं। आजकल पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जजेस की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉयल्टीज है। कह रहे ये परसेप्शन बहुत ही खराब करता है इंडिया को, इल अफोर्ड करवाता है इंडिया से। कह रहे फॉर दैट विल अंडरमाइन फेथ इन एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कह रहे वो इसलिए क्योंकि ये अंडरमाइन कर देगा भरोसे को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, एक आजाद न्यायपालिका के अंदर। अंडरमाइन करना मतलब किसी चीज को कमजोर बनाना, तो इस भरोसे को कमजोर बना देगा। फोर का यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव यूज है, प्रीपोजिशन की वीडियो में करवाऊंगा, इसका मतलब है यहाँ पे वो इसलिए, ये परसेप्शन इसलिए खराब है, वो इसलिए क्योंकि ये इंडिया के जुडिशरी में जो फेथ है उसको अंडरमाइन करेगा। समझ गए ना, तो फोर का एक खास यूज है, उसको हम देखेंगे प्रीपोजिशन की वीडियो में। चलिए अपना एडिटोरियल पूरा हुआ, आ जाओ फटाफट से अपने क्विज पे, उसको सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों का ना सर वीडियो लंबी हो रही है, आप एक काम किया करो, ग्रामर वीडियो, ग्रामर वाले कॉन्सेप्ट मिस कर दिया करो सारे के सारे, और लास्ट का क्विज मत देखा करो, ये ट्रांसलेशन क्लास बन जाएगी 15 मिनट की अगर आप ऐसा करोगे तो, है ना। चलो, दिस इज नॉट द टाइम टू एंगेज दे देम दोज अपोजिंग द मैनेजमेंट। वक्त नहीं आया है ये एंगेज करने का, ये सही वक्त नहीं है एंगेज करने का। एंगेज वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, दे तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो दे को निकाल दो। अब देम भी बन सकता है, दोज भी बन सकता है, लेकिन अपोजिंग द मैनेजमेंट एक एडजेक्टिव क्लोज है, तो दोज का काम है, यहाँ पे देम का कोई भी काम नहीं है। निकाल दो देम को, तो ऐसे बनेगा, इट इज नॉट द टाइम टू एंगेज दोज अपोजिंग द मैनेजमेंट। अगला देखो, द गवर्नमेंट इनकार्सरेटेड इट्स पॉलिटिकल डिसेंडर्स क्लेमिंग दे देम दोज आर पॉलिटिकल रिबेल्स। सरकार ने जेल में डाल दिया अपने सियासी डिसेंडर्स को, अपने सियासी तौर पे जो लोग इससे नाखुश है ना उनको, ऐसा क्लेम करते हुए, और क्या क्लेम करते हुए, वो सबके सब पॉलिटिकल रिबेल्स हैं। देखो यहाँ पे क्लेम जो है ना, क्लेमिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, यहाँ पे मैं कोमा भी लगा देता हूँ, ये क्लेमिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और क्लेम क्या किया, ये सबके सब सियासी रिबेल्स हैं, सियासी बागी हैं। देखो ये सबके सब की वर्ब है आर, अब ये सबके सबको एक सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पे ना दोज का काम है ना देम का काम है, यहाँ पे तो एक सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन चाहिए, आएगा दे। समझ गए ना, जब तक तुम पार्सिंग नहीं करोगे मुझसे लिखवा लेना, कोई भी ग्रामर रूल जिंदगी में नहीं समझ सकते। आप लोग सोचो ना अचानक से सर ये दे कैसे आ गया, हम तो दो सोच के बैठे थे, क्योंकि तुमको इस सेंटेंस को पार्स करना नहीं आ रहा, तुम्हें पता ही नहीं यहाँ पे एक वर्ब आई हुई है आर, उसको एक सब्जेक्ट चाहिए। तो इसलिए बोलता हूं मेरे भाई, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक ही तुम्हारे सारे दुखों की दवा है, इस टेक्निक को फॉलो करो। सैटरडेज को वीडियोस लाता हूं, 10-12 वीडियोस रखी है चैनल पे, तो यहाँ पे दे आएगा क्योंकि आर को एक सब्जेक्ट चाहिए, ना देम आएगा ना दोज आएगा। अगला देखो, अ लॉट ऑफ स्कीम्स हैव बीन अनाउंस्ड सो फार टू हेल्प द पुअर बट नन ऑफ देम हैज वर्कड इफेक्टिवली फॉर। अब यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, दे तो आ नहीं सकता। अच्छा, दोज भी नहीं आएगा क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज इसके बाद है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देम। तो नन ऑफ देम हैज इफेक्टिवली वर्कड फॉर देम। समझ गए ना, तो इस तरह से देम को हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो नॉट ओनली वाला, नॉट ओनली इज शी ए रिनाउंड पॉलिटिकल कमेंटेटर बट ऑल्सो अ फॉर्मर एथलीट
दैट हैज रिप्रेजेंटेड अ कंट्री इन मल्टीपल इंटरनेशनल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स। तो बट ऑल्सो के बाद में वही आएगा जो नॉट ओनली के पहले आएगा। नॉट ओनली के पहले कुछ आ नहीं रहा। दोनों तरफ सब्जेक्ट कौन है, यहां भी सब्जेक्ट शी है और यहां भी सब्जेक्ट शी है। हम शी की बात ही कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है और फॉर्मर एथलीट भी है। मतलब ये शी तो हमारा कॉमन सब्जेक्ट है, तो शी इज को तो मैं शुरू में ले आता हूं। अब इस इन्वर्जन को भी मुझे निकालना पड़ेगा, इस शी की जगह शी इज लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। शी इज अ रिनाउंड, शी इज नॉट ओनली अ रिनाउंड पॉलिटिकल कमेंटेटर बट ऑल्सो अ फॉर्मर एथलीट दैट हैज। इतना ही समझो, ये आगे वाला तो हमने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तो इतना ही पढ़ो ना। नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है, अ रिनाउंड पॉलिटिकल कमेंटेटर, बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है, अ फॉर्मर एथलीट। यहां भी नाउन यहां भी नाउन, शी दोनों में कॉमन है तो शी शुरू में आ गया। समझ गए ना। इस तरीके से आप दोनों सेंटेंस को जोड़ोगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। लास्ट देखते हैं, द नेटो नॉट ओनली हैज मेड, नॉट ओनली को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं। द नेटो नॉट ओनली हैज मेड द वर्ल्ड इम्बेलेंस्ड बट ऑल्सो अ चाइना रशिया मिलिट्री अलायंस थ्रेटन्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ना केवल नेटो ने दुनिया को असंतुलित बना दिया है, बल्कि चाइना रशिया का एक मिलिट्री अलायंस जो है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर को थ्रेटन करता है, पूरी दुनिया का नया ऑर्डर बनाने का सबको धमकी देता है। मतलब कहता है कि एक नई दुनिया हम बसा देंगे जिसमें कोई और सुपर पावर होगा अमेरिका की जगह। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। देखो यहां पे नेटो आपका सब्जेक्ट है, यहां पे चाइना रशिया मिलिट्री अलायंस आपका सब्जेक्ट है। आपको मालूम चल गया जब जब दोनों क्लोज में अलग अलग सब्जेक्ट हो तो आपको नॉट ओनली को शुरू में लाना होता है, क्योंकि आप कॉमन बना ही नहीं सकते एक सब्जेक्ट को, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है ना। तो मैं क्या करूंगा, नॉट ओनली को ले आऊंगा शुरू में। जैसे ही नॉट ओनली शुरू में आएगा सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। हेल्पिंग वर्ब को उठाऊंगा, नेटो से पहले रखूंगा। नॉट ओनली हैज द नेटो मेड द वर्ल्ड इम्बेलेंस्ड बट ऑल्सो अ चाइना मिलिट्री अलायंस थ्रेटन्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सिर्फ यहीं पे इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन दूसरे वाले में नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा नॉट ओनली को शुरू में लाके। 5 में से कितने नंबर आए, नंबर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।